और इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ सेहत के हवाले से। जब भी हम सेहत के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले एक रिमाइंडर दिया जाता है कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम सेहत के बारे में बात करें तो सबसे पहले आते हैं दांतों के बारे में। हमारे साथ जो मसले मसाइल पेश आते हैं, जैसे हमने कहा ना, हम किसी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम यहाँ पर बैठ कर अवेयरनेस तो देते रहते हैं कि डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी है, आप 3 मंथ्स में जब आपको कन्वीनियंट लगे लाजमी जाएँ। लेकिन जो मसला जो है हम यहाँ पर दरपेश होता है वो ये है, प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को सुनने में आता है कि बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक जो बहुत कॉमन होता है वो होता है दांतों का मसला, जो उनमें अक्सर सुनने में आता है कि मिथ होती है कि दांत में दर्द हो गया या इस तरह से कुछ भी। इन तमाम मिथ्स पे और उनके सोल्यूशन पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम और स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया साहब, जो कि डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। और सेकेंडली सर, मैं आपसे कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच, आपने मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन किया और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का और शुक्र इतना है। स्मूथली वो सब हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं 1.5-2 महीने से डर रही थी कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। अल्लाह ताला ने शिफा किसी हाथ में और किसी जगह पे रखी होती है, वरना बिल्कुल सब इस तरह एक से ही है। काम करते हैं नहीं, सब। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी और सिर्फ मुझे लगता है 4 से 5 मिनट लगे थे हमें सिर्फ। हार्डली 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 इतना ही जी लगा जी था। जी। और 10 मिनट आपको समझाने में लगे। समझाने में लगे थे कि हाँ काम हो जाए, कुछ भी काम नहीं हो होगा। जाएगा। और जब वो दांत निकल गया तो मैंने पूछा कि कब निकालना है, तो उन्होंने कहा ये मेरे ये हाथ बात में है। मौजूद है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, हम पूछना चाहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और स्पेसिफिकली डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको इन चीज़ों का बहुत सामना करना पड़ता है। दांत बहुत जल्दी वीकन होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें कब पता चलता है कि इनमें ये एहतियात अब करना ज़रूरी है? बिल्कुल ठीक, ये अपने बड़े बर्निंग टॉपिक्स लिए हैं जो कि आम आदमी को बहुत ज़्यादा इसमें इशू होता है और वो बिल्कुल। घबराता है कि मैं क्या करूं बजाय डॉक्टर के पास जाने के। हम पहले प्रेगनेंसी को लेते हैं। श्योर। ख़वातीन में कुदरत ने 2 हार्मोन्स रखे हुए हैं जिनको कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये ख़वातीन की नस्वानियत यानी कि फेमिनिनिटी के लिए और उनकी प्रेगनेंसी के जितने भी मामलात हैं वो, और तब तक जब तक के मेनोपॉज नहीं आता तब तक ये हार्मोन्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इन हार्मोन्स के लेवल एक थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है कि आमतौर पे प्रेगनेंसी ट्यूमर्स कहते हैं हम, यानी कि मसूड़े उसमें सूज जाते हैं एक अलहदा तरीके से, अनइवन तरीके से, जिस तरह कि एक खातून की ज़िंदगी में शादी से पहले कभी नहीं सूजे होते, उस तरह सूजते हैं। ओके। बेताशा ब्लीड करते हैं। इवन कुल्ली करने में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्रश करना तो आगे की बात आती है ना। तो उसमें ख़वातीन आमतौर पर घबरा जाती हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, पहले ही बता दूं प्रोग्राम के शुरू में बात करते ही, कि जब प्रेगनेंसी ट्यूमर्स बने या ज़माना हमल में मसूड़ों के मसले शुरू हो जाएं तो इससे बिल्कुल ना घबराएं। एक फितरी अमल है। ओके। इसको अकॉर्डिंगली मैनेज किया जा सकता है। इसको बहुत ज़्यादा सर पे सवार ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर भी ना करें, क्योंकि अगर आपका मामला बहुत बढ़ जाता है, आप कहते हैं ठीक है जी डिलीवरी के बाद पेशेंट जाएगा और वो कर लेगा, तो मैं ये आपको बता दूं कि अगर मसूड़ों की ब्लीडिंग और प्रेगनेंसी ट्यूमर्स बरकरार रहते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो इससे बिफोर टाइम डिलीवरी भी हो सकती है, प्रीमेच्योर, इनके 39 वीक से पहले भी बच्चा डिलीवर हो सकता है। और अगर होता है तो उसका बर्थ वेट उसका लो भी हो सकता है, उसका वज़न ओके। कम भी हो सकता है अगर इसको आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करें। इसका तरीका ये है कि प्रेगनेंसी से कुछ पहले या प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरू के दिनों में डेंटिस्ट, अगर ऐसा मसला हो तो डेंटिस्ट के पास जाएं। वो आपको लोकल मेजर्स दे देंगे, दवाइयाँ शवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये बात याद रखिए कि प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें कतन कोई ना कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, ओके। जब तक कि बहुत कोई इमरजेंसी ना हो, ना उसमें कोई दवाइयाँ खानी चाहिए। अगर पहले 3 माह में कुछ मामला होता है तो डेंटिस्ट आपको लोकल जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं दांतों के ऊपर लगाने के लिए, कुछ जेल्स हो गए, कुछ एनेस्थेटिक जेल्स, कोई या खून रोकने वाली टूथपेस्ट, इस तरह की चीज़ें दे के हम काम चला सकते हैं। और पहले 3 माह में कभी भी ये दांत निकलवाने का प्रोसेस है जिसमें लोकल एनेस्थीसिया हम देते हैं सुन करने के लिए, वो भी नहीं करवाना चाहिए अनलेस कि कोई इमरजेंसी ना हो। जब कोई ज़ाहिर बात है बहुत तकलीफ़ में है तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ में तो नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। एक रिसर्च ये भी आई है कि अगर प्रेगनेंसी के दिनों में अगर मदर बहुत तकलीफ़ में है दांतों की या किसी और भी वजह से, तो उसमें आने वाले बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, लेकिन ये भी इस पर रिसर्च अभी चल रही है। ओके। तो इसके लिए जैसे आपने कहा ना लोकल मेयर्स ले लिए जाते हैं, तो इसमें घर में कोई हम रेमेडी है, ऐसा कुछ है जो हम कर सकें रादर बिल्कुल देन ऐसे ऐसी दवाइयाँ? नमकीन पानी की कुल्लियाँ की जा सकती हैं, ठीक है। और डेंटिस्ट आपको कुछ ऐसी टूथपेस्ट बता देंगे जिनको आप मसूड़ों पे 1 से 2 मिनट लगाए रखें, तो ब्लीडिंग अगर रुकती नहीं है तो एटलीस्ट उसमें कमी ज़रूर आ जाती है। उसके बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, यानी कि हमल का चौथा पाँचवा छठा छठा माह। महीना, इस दौरान में हम कोई डेंटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत सिलेक्टिव किस्म की हम पेन किलर भी दे सकते हैं, बहुत हल्की सी
विद कॉशन, बड़ी एहतियात के साथ एंटीबायोटिक भी दी जा सकती हैं, फिलिंग भी की जा सकती है, दांत निकाला भी जा सकता है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। अगेन जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, जो कि 7वां 8वां 9वां महीना है, इसमें हम फिर कोशिश करते हैं कि मरीज़ को हम फिजिकली उसके दांत को इंटरवीन ना करें, लोकली चीज़ों से काम चलाएं। तो ज़माना हमल के दौरान इन तमाम चीज़ों को मैं फिर से कहूँगा, ना इग्नोर करें, ना इनको ज़्यादा सर पे सवार हाँ, करें, ज़्यादा क्योंकि सर पे टाइम टू सवार टाइम करें। जैसे आपने इसको बिल्कुल एक्सप्लेन ऐसे किया ही। वैसे हो जाएंगी। अच्छा, जब हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये जितनी भी ख़वातीन को हो रही होती हैं, और ज़रूरी है कि सबको के साथ ही मसला हो? अक्सरियत के साथ होता है। अक्सरियत के साथ हाँ जी, होता है, बहुत ओके। कम है जिनके साथ नहीं होता, जिनकी हाँ, इम्यूनिटी अक्सर बहुत हमें स्ट्रॉन्ग सुनने है। में आया है कि दांत में दर्द है या हाँ जी, दांत में इस तरह से बिल्कुल। प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखने को आई, प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन के मूड स्विंग्स बहुत चेंज होते हैं। वो बात पे बेतुकी चीज़ें भी खाना शुरू कर देती हैं। हाँ, क्रेविंग्स जिसे कहते हैं वो क्रेविंग्स हो ही रही होती होती है, हैं। ठीक है, तो ढेर लगा होता है चीज़ों का, कभी क्या, और उसको उसमें उनकी इस बात को स्नब नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए, लेकिन इसका साथ ही साथ दांतों की सफाई भी करते रहना चाहिए, क्योंकि बार बार खाएंगे, कभी कोई नमकीन चीज़ है, कभी कोई चटपटी, कोई मसालेदार है, कोई मीठी चीज़ है ये बड़ा अच्छा आपने उसको टिप दे दिया एक तरह से है ना। ना। तो ये अगर ये खाते रहेंगे और फिर सफाई नहीं रखेंगे, तो वो जो आपके जो प्रेगनेंसी ट्यूमर्स बनने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जब भी खाएं तो ब्रश कर लें, एटलीस्ट कुल्ली कर लें नमकीन पानी से, ताकि किसी हद तक डिसइंफेक्शन हमें मुंह में हासिल होती रहे, अटेन होती, कायम रहे। सही हो गया। ठीक है ना। अच्छा, जो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट भी होती हैं और साथ डायबिटिक भी होती हैं, कहा जाता है इसका भी थोड़ा-सा बढ़ जाता है कि कुछ लोगों को जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान शो हो जाती है कि थोड़ा-सा डायबिटिक उनका आ रहा होता है, लेकिन वो बाद में शायद सही हो जाता है। जी जी। तो जो डायबिटिक भी होती हैं और प्रेग्नेंट भी होती हैं, उनके लिए क्या एहतियात होती है दांतों के लिए? उनके लिए वो ये एहतियात हैं जो कि एक आम सेम डायबिटिक के लिए। पेशेंट के, लेकिन वो पोस्टमार्टम डायबिटीज़ होती है जो कि कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती है। सही। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली हमने प्रेगनेंसी जो भी है उसके दौरान बात कर ली है, अब हम आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की तरफ। बिल्कुल। उनके दांतों को बहुत जल्दी वीक होना शुरू हो जाते हैं या दांत निकलवाने में बड़ी जल्दी करते हैं, फिर उसके बाद जो ज़ख्म होता है वो बहुत देर से जाकर हील होता है। बिल्कुल ठीक तो है। उनके लिए कौन सी एहतियात ज़रूरी है? पहले तो मैं बता दूं कि डायबिटीज़ में ये सब कुछ होता है क्यों, आम मरीज़ों में भी होते हैं, लेकिन आम मरीज़ों में इसकी बीमारियों की शरह कम है। डायबिटिक पेशेंट्स में ख़ास तौर पे जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा की, दांतों के मसले क्यों ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को पॉलीयूरिया होता है, उनको बार बार पेशाब आने की शिकायत होती है। जब बार बार पेशाब आता है तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। ओके। मुंह चूँकि जिस्म का हिस्सा है, तो मुंह में भी पानी की कमी हो जाती है। ज़ीरोस्टोमिया एक बीमारी है मुंह की, जिसको हम आम जुबान में ड्राई माउथ या मुंह का खुश्क होना कहते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट में चूँकि पानी की कमी रहती है, इसलिए उनके मुंह में ज़ीरोस्टोमिया या ड्राई माउथ की शिकायत अक्सर रहती है। अब इस ड्राई माउथ से और बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, मुंह से बदबू आना, दांतों में जल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ होना और इस तरह की और चीज़ें। और सेकंड इसकी वजह ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स में जो खून की नालियाँ हैं वो मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, उनमें खून का बहाव कम हो जाता है। जो फासद मादे खारिज होने हैं वो कम खारिज होते हैं, जो फ़ायदेमंद चाहिए एब्जॉर्ब होने वो कम एब्जॉर्ब होते हैं, और मुंह की बीमारी इसलिए बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर पे मसूड़े उनके बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, बहुत जल्दी वो इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं। तीसरे उनमें यह कि डायबिटिक पेशेंट में चूँकि इम्यूनिटी थोड़ी सी लो कॉम्प्रोमाइज़ हो होती जाती है, है। फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। दांतों में भी फंगल इन्फेक्शन होता बिल्कुल, है? मुंह में सॉफ्ट टिश्यूज़ में। ओके। फंगल हमेशा सॉफ्ट टिश्यू में लगती है। गम्स हैं, चीक्स हैं, अंदर जैसे ज़ुबान की सरफेस है, गले का शुरू का इब्तदाई हिस्सा है, इसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है, ये ड्राई माउथ से अगली स्टेज है। अगर उसको आप सिप बाय सिप पानी बार बार नहीं पीते या अपनी शुगर को आप कंट्रोल नहीं करते, तो ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम बढ़ जाता है। अब यकीन आपका अगला क्वेश्चन होगा इसे बचा हाँ कैसे जी। जाए। इसका हल ये है कि आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाएं तो जाते ही उसको बताएं कि आप डायबिटिक हैं, किस किस्म के टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक हैं, आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं या गोलियां खाते हैं। या आपका और HbA1c पहले हुआ हो? बिल्कुल यही मैं कहने लगा था कि अपना HbA1c जो कि पिछले 6 माह की शुगर का एक आपको एवरेज एग्जैक्ट कैलकुलेशन देता है, वो साथ करवा के फिर जाएं, ताकि डेंटिस्ट को आपकी बीमारी की ट्रीटमेंट के जो मराहल हैं वो आसान हो जाए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट मोस्ट बात है कि ऐसे पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाने से पहले अपने डायबिटोलॉजिस्ट या वो डॉक्टर जिससे वो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके पास ज़रूर जाएं, उनसे परमिशन ले लें, उनको बता दें कि मैंने डेंटिस्ट के पास जाना है, ताकि अगर वो कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं किसी और वजह से, डायबिटीज़ की वजह से कुछ, और आप डेंटिस्ट के पास भी चले जाएँ, तो दोनों दवाइयाँ आपस में क्लैश कर सकती हैं, ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। उसके अलावा मैं एक बात जिस पे बहुत ज़ोर देता हूँ कि डायबिटिक के पेशेंट का उसके मेडिकल डॉक्टर से रब्ता होना चाहिए। एक ट्रायंगल होनी चाहिए जिसमें एक मेडिकल डॉक्टर,
डेंटिस्ट और हाँ। पेशेंट हो, ताकि हम बाहमी मशवरे से चलें मेडिकल डॉक्टर के साथ, कोई इंटरेक्शन ना हो, कोई क्लैश ना, कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। सही। उसके अलावा ये है कि जब भी कोई हमने डेंटल प्रोसीजर डायबिटिक्स का करना हो, तो मैं इस बात को बहुत प्रेफर करता हूँ कि उनके मेडिकल डॉक्टर से बात करके एक बाहमी मशवरे या आप इसको कह लें कि परमिशन बाय द मेडिकल डॉक्टर, वो हमें देंगे तो हम बाद में दांत का काम करना ये ज़्यादा बेहतर होता जैसे है। भी कोई हार्ट के जो भी पेशेंट होते हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट करने से पहले कार्डियक पूरा एक कार्डियक हिस्ट्री क्लियरेंस ली जाती ली है, जाती है, बिल्कुल ली जाती है। ताकि वो उनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो तो सामने आ आर्थराइटिक या जाए। जोड़ों के पेशेंट से साथ भी पहले डेंटिस्ट का एक ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है, अच्छा, ऐसे क्योंकि भी? मुंह से ये सारे जरासीम कहीं ना कहीं जाते हैं ना, ओके, तो ये होता है। सही। अच्छा, जैसे हमने अभी डायबिटिक पेशेंट की बात की है, इस तरह से अगर क्रॉनिक मर्ज जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनकी अगर हम बात की जाए, वो भी कुछ ऐसे खून पतला करने वाली अद्वियात जो है ना, वो लेते रहते हैं। बिल्कुल तो ऐसे जब वो डेंटिस्ट के पास जाएँ, तब भी वो अपने डॉक्टर से बाकायदा रुजू करके जाएँ कि हमने ट्रीटमेंट करवाना है या दाँत निकलवाना है, ताकि वो डोज़ बंद कर दें? बिल्कुल हमारी ये प्रैक्टिस ये होती है, हम रिटर्न रिक्वेस्ट भेजते हैं कार्डियोलॉजिस्ट को कि जी फलां पेशेंट है आपके, इनको ये मसला है और ये दांत निकालना चाह रहे हैं हम उनका, आप हमें परमिशन दें कि हमने वो जो खून पतला करने वाली जो भी दवाई है वो कितने दिन इन्होंने बंद करनी है, ओके। और दांत निकलवाने के बाद या उस सर्जरी के कितने दिन बाद शुरू करना है। तो इसमें एक ना एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है कि मेडिकल डॉक्टर के इल्म में होता है कि पेशेंट ने, डेंटिस्ट भी ईज़ी होता है। हाँ हम बिजी होते हैं, क्योंकि ये सारी बातें कुल मिला के अल्टीमेटली मरीज़ की ज़िंदगी के ऊपर उसकी बेहतरी के लिए आती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो इन तमाम चीज़ों में जाते ही नहीं होंगे। जी बिल्कुल, बहुत रेयर होता होगा जब आपके पास आते होंगे कि हमें बिल्कुल। कॉल लिख कर दे दें कि हमने अपने उस डेंटिस्ट के पास जाना है, या हुँ, हुँ। हम तो जाते हैं सिर्फ दाँत निकलवा कर आ हुँ, जाते हुँ। हैं। वो ये कहते हैं ये बड़ा लंबा प्रोसीजर, पहले हम उनके पास जाएँ, हाँ, उनके पास जाएँ। अब दर्द है हमें निकाल दें हाँ, बस। उनको ये नहीं पता कि उन्हीं की बेहतरी के लिए दाँत तो फिर भी 28 से 32 हैं, दिल एक है, गुड वन, आई लाइक लबलबा इट। एक है, हाँ, ठीक है ना? उसकी रिप्लेसमेंट नहीं, दाँतों की रिप्लेसमेंट है। शुगर के पेशेंट जब इस किस्म के खौफ में होते हैं तो उनको मुख्तलिफ और पेचीदगियाँ सामने आती हैं। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शुगर पेशेंट का दांत भुर गया, चिप ऑफ हो गया, उसकी नोक निकल आई और वो मुंह बंद करने से नोक आपके लिप्स में लग रही है, ज़ुबान पे लग रही है, तो चूंकि शुगर के पेशेंट्स का ज़ख़म देर से ठीक होता है, तो वो डेंटल इंड्यूस्ड जो स्क्रैचेस या कट्स हैं वो ज़ख़म के देर से सही होने की वजह से मज़ीद कॉम्प्लिकेशन का बायस बन सकते हैं। कुछ ओके। पेशेंट्स जो डेंचर लगाते हैं, उतरने वाले दांत लगाते हैं, अगर उनकी कोई वायर और उनका कोई सिरा चुभ रहा है तो वो भी फ़ौरन जाके डेंटिस्ट से सही करवाना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा है तो कभी डेंटिस्ट के पास ना जाइए। ओके, डेंटिस्ट, बाकायदा तौर पर टेस्ट करवाएं। बिल्कुल डेंटिस्ट को बता दीजिए कि हमारा शुगर लेवल ये आ रहा है, डेंटिस्ट खुद ही मना कर देगा। तो जब तक शुगर कंट्रोल या मुनासिब हद तक नहीं आती तब तक डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। मैं एक डेंटिस्ट होकर बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, और आप डेंटिस्ट के पास ही जाएं, क्वैक्स के पास ना जाएं। कोएक्सियस ना जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे, तो ही आपको वो प्रॉपर कॉल या आपकी सेहत का ख्याल रखेंगे, या आपकी जान की परवाह करेंगे, रादर देन के फीस आ जाए आपके पास। होता क्या है कि कोएक्स आमतौर पे किसी ना किसी डेंटिस्ट के वो असिस्टेंट्स होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ जी पेशेंट टेक्नीशियंस जैसे हम इस कहते हैं, तरीके इस हाँ। शिकायत के साथ है तो डॉक्टर साहब ने ये किया था। अब उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे क्या वो 5 साल मेडिकल कॉलेज की मेहनत है और क्या कोरिलेशन है, क्या एक्सपीरियंस है ठीक है ना, क्या वो गुजार तो कर। बस देखते हैं कि हाँ जी खोड़ है, भर दो। अब ये नहीं पता कि वो जो फिलिंग है तो फॉरेन बॉडी ना, अगर दांत उसका कैविटी बहुत डीप है और वो अंदर ब्लड सप्लाई को टच कर रही है तो फिलिंग किस कदर आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस देगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास ही जाएं। नेट से सर्च कर लें, अब तो बहुत आसान हो गया आपके बिल्कुल लिए ऐसे देखना, ही है। क्वेस के पास मत जाइए। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा डॉक्टर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिससे शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए कौन सा अलार्मिंग साइन होता है? जैसे वो दांत निकलवा कर आए हैं, मुंह से ब्लीडिंग अभी तक हो रही है, कितने दिन तक उनको पता चल जाएगा कि अब मेरे पास खतरा हो रहा है, मुझे अब दोबारा मुझे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? ऑब्वियसली जब भी दांत निकलवाएंगे या कोई सर्जरी कराएंगे तो डेंटिस्ट उनको एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं। हम जी। 3 से 5 दिन या 1 हफ्ते की हम देते हैं दवाएं। अगर पेशेंट ये देखता है कि 1 हफ्ते के बाद भी सिचुएशन बहुत बेहतर है या बिल्कुल बेहतर नहीं है तो रीविजिट द डेंटिस्ट, दोबारा डेंटिस्ट पर जाएं, उन्हें बताएं कि हमने ये करवाया था, ये काम नहीं हो रहा। होता क्या है कि या तो वो शुगर लेवल इतना बड़ा होता है कि वो जो हम दवाई दे रहे होते हैं वो टारगेट पे नहीं हो रही होती, फिर हम उससे ओके। और ग्रुप की एंटीबायोटिक या उससे ऊंची पोटेंसी की दवाई लिख के देते हैं, लेकिन फिर मैनेज हो जाता है। शर्त ये कि पेशेंट आए, हाँ जी, खुद से ठीक ना है ना, आप जोड़ तोड़ करते रहें कि खुद हो से जाएगा ठीक, हाँ ऑब्वियसली ऐसे मैकेनिकल है। काम खुद हमारे ना पास करें। लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे डॉक्टर इमरान साहब? मैं जो हमेशा ये पैगाम देता हूँ कि ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज से गुजारना चाहिए। इसमें सेहत सबसे पहले है। सुना होगा दांत अच्छे सेहत अच्छी,
तो अपनी सेहत को अच्छी रखें ताकि आप सेहतमंद जिस्म एक सेहतमंद दिमाग को जन्म देता है बिल्कुल। और सेहतमंद दिमाग से एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है। बिल्कुल इस तरह से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ अपनी